अच्छा, इसमें ना रैंडम प्रोसेस, ऑटो कोरिलेशन, पावर, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो इसी के अराउंड ये चीजें होंगी। अच्छा, वैसे कोई आपने प्रोबेबिलिटी और रैंडम प्रोसेस का भी पढ़ा हुआ है कोर्स, तो मुझे कोई बता सकता है कि रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस में क्या फर्क है? रैंडम प्रोसेस वो होता है जिसमें हमें रैंडम वेरिएबल मिलता है। रैंडम प्रोसेस के अंदर रैंडम वेरिएबल मिलते हैं हमें, इसका क्या मतलब है? सर जैसे अब डाइस रोल करना है तो हम एक डाइस में से 6 फेस होते हैं, 5 फेस होते हैं। सही है। तो सर 1 2 3 4 5 6 जो सही है हमारा। और कोई बताएगा? सर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं ना, तो इनकी बेसिस पे अगर एक पूरा फंक्शन आप बना देना रैंडम वेरिएबल की जगह, जैसे हम रैंडम वेरिएबल का एक सेट बनाते थे जिसमें पॉसिबल रियल वैल्यूज होती थी, हम एक सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट को मैप करते थे एक वैल्यू के ऊपर, रियल वैल्यू के ऊपर। अब हम उसी चीज को मैप कर रहे हैं एक फंक्शन के ऊपर, यानी हमारे पास सेट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस आ गए। यानी ये बात उन्होंने जबरदस्त किया है कि बस एक फर्क ये होता है कि जो आपकी पॉसिबल आउटकम आ रही है हेड या टेल, तो वहां पर हम हेड को कहते थे 1 है, टेल को कहते थे 0 है। ठीक है ना, कि हम मैपिंग करते थे अपने आउटकम्स की टू रियल वैल्यू पर मैप करते थे उनको। लेकिन अब हम फंक्शन पर मैप करेंगे, और वो फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा? टाइम का फंक्शन होगा। किसका होगा? टाइम के साथ उसको लिंक कर देंगे। यानी आपका जो सैंपल की आउटकम होगी अब मैप होगी एक फंक्शन ऑफ टाइम पर। ये एक बेसिक फर्क होता है। तो इसकी कोई एग्जांपल बताएं फिर आप। देखें, आप स्टॉक मार्केट देख लें, आपके टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, ठीक है, और उसके अलावा क्यू की एग्जांपल होती हैं, जो फॉर एग्जांपल पैसेंजर्स खड़े हैं, वो आपने लेट्स सपोज टिकट परचेज करनी है, तो हर पैसेंजर को कितना टाइम जो है सर्व हो रहा है वो आपको नहीं पता, वो रैंडम है। ठीक है ना, तो टाइम के साथ इसकी डिपेंडेंसी होती है रैंडम प्रोसेस। जब भी रैंडम प्रोसेस होगा तो टाइम के बगैर इनकम्प्लीट है। यानी उसमें एक वैल्यू आउटकम को हम मैप करते थे एक वैल्यू पर, इसमें हम फंक्शन पर मैप करेंगे। ठीक है, यहां पर जो नॉइज हमारी होती है उसको हम रैंडम प्रोसेस क्रिएट कर यानी उस कंसीडर करते हैं, क्योंकि नॉइज टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है। अच्छा, बाकी अगर इसमें और हम देखें इस मैनुअल के अंदर, तो फिर हम इसमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी यूज करेंगे। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, इसमें असल में 2-3 टर्म्स हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं एक ब्लॉक बनाता हूं, ऐसे करके सिस्टम बनाता हूं। ये हमारे सिस्टम की इनपुट को रैंडम प्रोसेस है, जो कि इनपुट है एक्स ऑफ टी। मैंने अच्छा, रैंडम प्रोसेस को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास सिस्टम है, इसका कोई ये ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ टी, और ये इसकी आउटपुट है वाई ऑफ टी। तो आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। अच्छा, नॉर्मली अगर ये हमारे पास अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो y ऑफ टी आपके पास होता है x ऑफ टी कन्वॉल्व विद h ऑफ टी। टाइम डोमेन में हमारे पास आउटपुट ऐसे लिखी जाती है, ऐसे ही है ना। और अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखें तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट्स सपोज x ऑफ f आ जाएगा, h ऑफ टी का आ जाएगा h ऑफ f, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y ऑफ f आ जाता है। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होती है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन। और टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होती है। अच्छा, अब पिछली क्लास को रिकॉल करें तो मुझे आप ये बताएं कि हमारे पास अब 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है ऑटो कोरिलेशन, ठीक है जी, और दूसरी होती है जी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। पावर, एक वैसे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी होती है और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। आपको डिफरेंस पता है कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में क्या फर्क है? एक फर्क यह है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जो पावर सिग्नल्स होते हैं जो कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन के हैं, उनकी होती है, लाइक साइन वेव आपकी ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि साइन वेव की इनफाइनाइट एनर्जी होती है, तो ये पावर सिग्नल होता है, तो इसकी हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कंप्यूट कर सकते हैं। और एनर्जी जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो एनर्जी सिग्नल की होती है जो कि फाइनाइट ड्यूरेशन के होते हैं। और जब स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाए ना वर्ड, तो इसका मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या कर रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं किस चीज को? किसको कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ट्रीट कर रहे हैं। और ये जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है आपको बताती ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज के अगेंस्ट पावर कितनी है। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, एस फॉर स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल,
और जिस रैंडम प्रोसेस की हमने लेनी है उसको हम यहां पर लिखते हैं, लेट्स सपोज एक्स की लेनी है तो कैपिटल एक्स और यहां पर हम एफ लिख देंगे, ठीक है, कैपिटल एस सबस्क्रिप्ट में एक्स, वो रैंडम प्रोसेस और उसका, क्योंकि टाइम ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर है, हम टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं और टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्टली नहीं जाते, ये बताता हूं आपको थोड़ा सा। तो यहां पर आपके पास होगा कैपिटल एक्स ऑफ एफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि किन फ्रीक्वेंसीज पर फॉर एग्जांपल वैल्यू आपकी ज्यादा है, यानी पावर ज्यादा कंटेन कर रहे हैं और कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पावर कम कंटेन कर रहे हैं। एक रैंडम से एग्जांपल लिखी है, इसमें लेट्स सपोज यहां पर कोई फ्रीक्वेंसी आपके पास है 100 हर्ट्ज, तो यहां पर सबसे ज्यादा पावर कंटेन हो रही है और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऐसे कम हो रही है, ऐसे बढ़ रही है, तो आपकी पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम हो रही है, ठीक है। तो हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितने पावर कंटेन कर रहे हैं, ये आपकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको बताता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रैंडम प्रोसेस था एक्स ऑफ टी, इसकी मैंने पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कंप्यूट करनी है, ठीक है। एक टाइम डोमेन का फंक्शन है, यानी टाइम पर डिपेंडेंट है और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन होता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के फंक्शन को निकालने के लिए, इस प्रोसेस को निकालने के लिए क्या स्टेप्स हैं? वो नहीं, एक चीज तो क्लियर है ना कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि देखो, एक तो आपको याद होगा कि हम यहां पर एक सिंपल हम स्पेक्ट्रम बनाते थे, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाते थे, ठीक है, याद है ना आपको। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में लेट्स सपोज ये एक्स है, तो अब सिंपल आपको एक्स ऑफ एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रही होती है, ऐसे ही है ना। तो इसमें आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो हम बताते थे कि भाई इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी है, और उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आपके पास होती थी, याद है आपके पास। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट या आप बता रहे होते कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि सिग्नल, आप देखें ना, आप कोई भी रैंडम प्रोसेस उठा के देखें तो वो आपके पास कोई ऐसा नहीं होगा जिस तरह प्योर साइन वेव होती है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट का डाटा उठा के देखें या टेम्परेचर वेरिएशन देखें तो वो कुछ इस तरह का सिग्नल आपको नजर इस तरह का सिग्नल आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अब ये इसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, पूरे सिग्नल के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। एक तो ये चीज। अब सिंपल फर्क यहां पर आएगा कि अब देखें, पिछली जो हमने लैब ली थी उसमें हमने डिटेल से देखा था कि वंस हमारे पास जब मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम पावर निकालना चाहें, याद है जो पीछे हमने लैब ली थी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, उसमें जब एफएम के अंदर स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स आ रहे थे तो मैंने बोला था टोटल पावर कैसे कंप्यूट की जाएगी, तो उसको कंप्यूट करने के लिए स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। तो पावर कंप्यूट हमने कैसे की थी, हमने ये जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है इसका स्क्वायर ले लिया, यानी इसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर ले लें, मैग्नीट्यूड की, यानी जो इसकी मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर ले लें, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वो किसी एक खास फ्रीक्वेंसी पर आपकी पावर आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी रैंडम प्रोसेस है, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करने के बाद उसकी अगर मैग्नीट्यूड का हम स्क्वायर ले लें, सो दैट इज इक्वल टू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये आपके पास आ जाएगा और ये आपको बता देगा कि हर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट क्या पावर आ रही है, यानी हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितनी पावर कंटेन कर रहा है। और इसको अगर आपने नॉर्मलाइज करना है कि आप चाहते हैं 0 से 1 तक हो जाए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे आप इसको मैक्स ऑफ एक्स ऑफ एफ जो भी होगा उससे आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगी 0 से 1 तक। तो मैंने आपको ये बताया कि टाइम डोमेन, अगर आपके पास कोई रैंडम प्रोसेस है उसमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कंप्यूट करनी है, पहले उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगी जो कि आपको बताएगी कि हर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट कितनी पावर आ रही है। जी कुछ समझ आई जो मैंने चीजें बताई कि ऊपर से गुजर गई, और आपने क्लास में क्या यही पढ़ा था कि कुछ और पढ़ा था? सर अभी ये तो नहीं पढ़ा जो आपने अभी पढ़ाया है। अच्छा सर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि पीएचडी निकालते कैसे हैं उन फंक्शंस के लिए जो बेसिकली डब्ल्यूएसएस हो, वाइड सेंस स्टेशनरी हो, उनके लिए हमने तरीका देखा था कि उसके ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से हम उसको निकालते हैं। अच्छा, ये मैंने ऑटो कोरिलेशन से नहीं बताया, ये सिंपल आपको कैसे बताया मैंने
फोरियर ट्रांसफॉर्म से बताया। अच्छा, अब रैंडम प्रोसेस डिफरेंट होते हैं ना, एक स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस होता है, फिर वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस होता है, ये चीजें आपको पता है जी? सर ये जो आपने आपने तरीका बताया ये सारे सिग्नल्स के लिए वैलिड है, चाहे वो स्टेशनरी हो या ना हो? यार इसका तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये जो रूल आपको बताया ना, ये रूल वैलिड होगा, मे बी सब पर वैलिड हो, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन करते इसी तरह जनरल, यानी मैंने आपको जनरल बताया है कि जनरली आप ऐसे करते होते हैं कि अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कंप्यूट करनी हो, आपके पास कोई रैंडम प्रोसेस हो, और उसका तरीका क्या होता है कि पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ गई। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हो, आर एक्स ऑफ टॉ, ये आपके पास हो, ये आपके पास है ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन। अब ऑटो कोरिलेशन भी अलग से कंप्यूट होती है, उसका इंटीग्रल का फार्मूला होता है, बेसिकली आपका सिग्नल होता है और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो डिले के साथ और इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। तो ऑटो कोरिलेशन में भी हम बेसिकली पावर का ही कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं, वो बताता हूं कैसे। अगर आपके पास ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है, एक रैंडम प्रोसेस की, तो यहां से फिर हम ये जो पीएसडी है वो कैसे कंप्यूट करते हैं, एस कैपिटल एस ऑफ एक्स ऑफ टी एफ, ठीक है, ये कैसे कंप्यूट करेंगे? ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये नहीं पढ़ा हुआ? सिंपल, हम क्या ले लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे ऑटो कोरिलेशन का, ऑटो कोरिलेशन का। तो ऑटो कोरिलेशन का अगर आप एफएफटी ले लें और तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, प्लॉट करने के लिए आपको फिर एफएफटी शिफ्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं सिमेट्रिक, एफएफटी शिफ्ट भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा मैटलैब के अंदर। तो ऑटो कोरिलेशन प्रोसेस हो तो उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी। और अगर आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो किसी रैंडम प्रोसेस की, ठीक है, और तो आपने ऑटो कोरिलेशन निकालनी हो, तो इसमें हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, IFFT हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन टाइम डोमेन के अंदर, ठीक है। और ऑटो कोरिलेशन मजे की बात है, ये आपको क्या बताता है, ऑटो कोरिलेशन आपको ये बताता है कि आपकी जो जीरो, क्योंकि ये टाइम डोमेन के अंदर होता है, यहां पर टॉ होता है, यहां पर आर एक्स ऑफ टॉ होता है, ये बताता है कि जीरो लैग पर, जीरो लैग का मतलब है कि जब फ्रीक्वेंसी, जब टाइम की वैल्यू जीरो होगी, तो क्या देखें, जब टॉ की वैल्यू जीरो है तो कोई शिफ्ट नहीं है, सिग्नल अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास मैक्सिमम पावर मिलती है। बेसिकली यहां पर मैक्सिमम आपको पावर मिलती है, यानी आर एक्स ऑफ जीरो अगर आप निकालें, ये आपके सिग्नल की वेरिएंस के बराबर होती है, और वेरिएंस को हम कहते हैं पावर, पावर ऑफ सिग्नल। कि आपका जो इनपुट सिग्नल है उसकी जो पावर है वो टॉ की वैल्यू जीरो पर क्या होती है, मैक्सिमम, और वही आपकी सिग्नल की पावर होती है। जैसे जैसे डिले बढ़ता है, हम जीरो से आगे मूव करते हैं या पीछे मूव करते हैं, तो आपकी जो सिमिलैरिटी है, क्योंकि ये इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी बताते हैं आपको ऑटो कोरिलेशन, वो कम होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे डिले बढ़ेगा वो कम होगी और फिर अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये मैंने कोशिश की आपको समराइज करने की। ऑटो कोरिलेशन हम क्यों लेते हैं भाई, उससे हमें क्या फायदा होता है? सर उससे हमने ये देखना होता है कि जो हमारे पास रैंडम प्रोसेस है ना एक, उसकी एक टाइम पे जो वैल्यू है, दूसरे टाइम पे जो वैल्यू है, उनकी आपस में कंपैरिजन होता है। कैसे जो कंपैरिजन एक्चुअली होता है, जैसे मैंने ये बताया, ये टॉ जीरो है आपके पास, ठीक है, अब टॉ आपका इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव, ये सिमेट्रिक होता है, ये तो आपको पता है ना। क्या ऑटो कोरिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है? वैसे ये क्वेश्चन है मेरा। ऑटो कोरिलेशन का एक पर्पस तो ये होता है कि जीरो पर आपको वो सिग्नल की टोटल पावर देता है कि टोटल पावर कितनी है, और जैसे जैसे डिले आता है, क्योंकि ये सिग्नल का अपने साथ ही कंपैरिजन होता है ऑटो कोरिलेशन के अंदर, कि आप सिग्नल को उसी की डिफरेंट टाइम की वैल्यू से कंपेयर कर रहे होते हो। यहां पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है, तो ये सिग्नल की पावर है, क्योंकि यहाँ पर डिले जीरो है। जैसे जैसे डिले आएगा तो ओरिजिनल वैल्यू के साथ देखिए वो वैल्यू कम होती जा रही है, इसके साथ आप कंपेयर करें तो वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ऑटो कोरिलेशन होती है। अच्छा एनी हाउ, अब हम आते हैं लैब मैनुअल में। ये फिर सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होता है ऑटो कोरिलेशन, सिमेट्रिक होता है, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर इन्वेस्टिगेट करें कि क्या ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होता है, यस नो, क्योंकि जितने केसेस मैंने अभी तक देखे मुझे तो सिमेट्रिक नजर आया। तो ये चीजें यहां पर देखिए लिखी हुई हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का आपने फोरियर लिया तो आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल गई, ठीक है। और ये उसका टाइम डोमेन में फार्मूला लिखा हुआ है कि ऑटो कोरिलेशन कैसे करते हैं। यहाँ एक चीज मैं बताना भूल गया
कि अगर हमने ये करना हो, हमारे पास ये लिखा हो इस तरह करके, एक हमारे पास एक सिस्टम हो और उस सिस्टम का हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो एच ऑफ टी, और एक रैंडम प्रोसेस है वो हमें गिवन हो इनपुट पर, और आउटपुट भी आपके पास y ऑफ टी है। बल्कि अगर हमें इसका गिवन हो पी एस डी गिवन हो, यानी इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिवन हो एस एक्स ऑफ टॉ एक्स, सॉरी इसको लिखेंगे, अगर हमें ये गिवन है, साथ इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है सिस्टम का, और हमने आउटपुट बतानी हो, तो हम कैसे बता सकते हैं? हम आउटपुट बता सकते हैं ऐसे कि इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ली, वो आपके पास आ गई एस ऑफ वाई ऑफ एफ, इट मस्ट बी इक्वल टू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट इन रैंडम प्रोसेस जो अप्लाई किया, मल्टीप्लाई विद द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। अब ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। अब इसमें देखें कि हमारे पास तो ये टाइम डोमेन में लेट्स सपोज हमें गिवन है फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो इसकी फिर हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए ये जो एस एक्स ऑफ एफ है, तो मैंने आपको बताया था टाइम डोमेन से पहले हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्योंकि हमें एच ऑफ टी गिवन है, तो पहले हम एच ऑफ एफ निकालेंगे, उसकी एब्सोल्यूट का स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फंक्शन। तो आउटपुट को निकालने के लिए हम इनपुट की और सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगी। ये देखें आपको कि आपके पास अगर एच ऑफ टी गिवन है तो एच ऑफ एफ लें, उसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर यानी उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कंप्यूट कर रहे हैं, और उसको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ जो यहां पर देखें जो आपके पास इनपुट रैंडम प्रोसेस है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आउटपुट की आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं, गो थ्रू करा देता हूं कि ये जो टास्क हैं इनमें आपने क्या करना है। ठीक है, मैं रैंडमली किसी को बोल सकता हूं कि अपनी स्क्रीन शेयर करे और मुझे दिखाए कि वो क्या टास्क कर रहा है, किस स्टेज पर है, कि वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पहला जो है ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसको आप रीड करें और मुझसे पूछें अगर कुछ पूछने आपने तो। आपने 10 नेचुरल नंबर्स जनरेट करने हैं बिटवीन 10 and 20 इंक्लूसिव यूजिंग रैंड कमांड। अब ये रैंड है ना, ये भी आपके पास रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करता है डिफरेंट, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 0 और 1 के दरमियान करता है। ठीक है, इस रेंज में करता है, तो हमें इस रेंज, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी आपके पास ये रैंडम वेरिएबल इस तरह का होता है ऐसे करके कि सब नंबर्स के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। फर्क यह है कि आपने प्लॉट द हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है। यहां पर देखते हैं जी, मैं यहां पर लिखता हूं क्लोज ऑल, और यहां पर हम करते हैं x इज इक्वल टू लेट्स सपोज रैंड ऑफ लेट्स सपोज 1 कॉमा करते हैं जी 1,10। ठीक है, 10 रैंडम नंबर जनरेट किए बिटवीन 0 and 1, और उसको मैं अप्लाई करता हूँ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए HIST कमांड होती है, हिस्ट ऑफ कैपिटल X लिखेंगे। अब देखें ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है, 10 वैल्यूज जनरेट की ना, तो 10 वैल्यूज में देखें ये जो वैल्यू आ रही है 0, और इसमें सेंटर देखें तो ये 0.06 ये बता रहा है, नहीं कुछ और बता रहा है, ये 0.1 है यहाँ पर देखें ना, तो 0.1 के करीब कितनी वैल्यूज आई, इस रेंज में कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई, इस रेंज में कितनी वैल्यूज आई, इसमें एक वैल्यू आई, यहाँ पर देखें 2 वैल्यूज आई। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा है कि एक गिवन रेंज के अंदर यानी 0.6 से थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज, ये किस रेंज में, ये कितनी है इनकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको x को शो कर दूं तो तब हम क्लियरली इसको बता पाएंगे। देखें ये आपके पास है ना, और यहां पर आप कंपेयर करें। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें कि 0.2 से छोटी वैल्यूज देखें जी, 0.2 से छोटी वैल्यूज कितनी है, एक ये वाली है 0.2 से छोटी वैल्यू, और एक ये वैल्यू है, 2 वैल्यूज हैं जो 0.2 से छोटी हैं, तो ये बेसिकली ये 0.1 से ही छोटी हैं। ठीक है ना, तो आपको ये 2 नजर आ रही हैं। इसी तरह अगर आप 0.8 के करीब वैल्यू देखें तो वो भी 2 होनी चाहिए, तो ये 0.8 पर एक वैल्यू है, 0.9 है, ये देखें 2 वैल्यूज आपको यहां पर नजर आ रही हैं, तो इस वजह से आपको ये
0.8 के करीब 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं। इसी तरह 0.7 पर भी आपको 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं और 0.6 के करीब सिर्फ एक वैल्यू है जो कि आपको ये वाली नजर आ रही है। ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि कितनी एक सर्टेन रेंज में वैल्यूज आ रही हैं। और अगर आप रैंड एन लिख दें तो रैंड एन क्या करता है, वो नेगेटिव वैल्यूज भी देता है और पॉजिटिव वैल्यू भी देता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये रैंड एन लिखा, 10 वैल्यू जनरेट की और दोबारा हिस्ट आप करें। अब यहाँ पर ये मैंने हिस्ट जनरेट किया, देखें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी वो शो कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज कितनी आई थी, 2 2 4 और एक 5 वैल्यूज हैं और 5 पॉजिटिव आई। ये बताता है कि जब सैंपल आप कहें तो उसमें कितनी वैल्यूज एक सर्टेन रेंज के अंदर कंटेन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपको बताओ। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन में किसी को इशू है तो बताए। और आपने 10 और 20 जनरेट करने के लिए मैं लास्ट टाइम आपको कह चुका था कि इसको कैसे करते हैं, मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसी रैंड के साथ या रैंड एन के साथ, क्योंकि यहाँ पर रैंड एन भी यूज किया हुआ है, और उसमें ऐड कर दें मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इसको ऐड कर दें, तो इससे आप इस नंबर्स के दरमियान जनरेट कर पाएंगे। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सर ये रैंडम वेरिएबल्स जनरेट कर रहा है ना सर? ये हाँ जी रैंडम वेरिएबल है ना, प्रोसेस तो इसमें नहीं है ना, इसमें तो कोई टाइम का फंक्शन ही नहीं है हमारे पास, तो प्रोसेस नहीं है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहां पर आपके पास एक ना लिखा हुआ है बैंड लिमिटेड रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी हैज द पावर स्पेक्ट्रम। ये उसका पावर स्पेक्ट्रम आपको गिवन है एस एक्स ऑफ एफ। ठीक है, तो बैंड लिमिटेड वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है आपके पास, उसको हम बैंड लिमिटेड कहते हैं। ठीक है, और जिसकी बैंडविड्थ कम हो। लिखो प्लॉट द पीएसडी यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को प्लॉट करें एंड ऑटो कोरिलेशन को प्लॉट करें फॉर द रैंडम प्रोसेस मेंशन्ड अबव। यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें गिवन है, इसको प्लॉट करें, यानी इसी को प्लॉट करेंगे और इसकी ऑटो कोरिलेशन को, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन देखिए टाइम डोमेन का है, तो आपने क्या करना है, इस रैंडम प्रोसेस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेना आपने, इस रैंडम प्रोसेस का। ठीक है, इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का, तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें दे देगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है जी, तो लिखा हुआ है हिंट टेक द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म टू कंप्यूट ऑटो कोरिलेशन दिस इज। और यहां पर मैंने रेंज फ्रीक्वेंसी की भी बताई हुई है और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी बताई हुई है। तो यहां पर आपने एक गलती ये नहीं करनी कि आप सिंपल लिख दें f इज इक्वल टू -30 से +30। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे बताएं कि ये फंक्शन मुझे मिल जाएगा, ये वाला। तो यहां पर देखें जी, तो आपने ऐसे क्रिएट करना है, एफ एस की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है। देखिए मैंने इनकॉर्पोरेट किया इधर, मैं इसको रन करता हूं एंड यू कैन सी ये इस तरह का ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है और ये उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है जो कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और अगर मैं सिंपल इसको हटा दूं तो अब आप देखें आपको ग्राफ कैसा नजर आएगा। कोई बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है ग्राफ? अगर मैं इसको हटा दूं तो एफ एस को यूज ही ना करूं, सर ये आएगा ही नहीं मेरे ख्याल। आएगा नहीं, वो तो आएगा ना, एफ तो है ना, बस सिंपल हम सैंपल्स कम ले रहे हैं। तो जब सैंपल्स कम ले रहे हैं तो आपको ये ऐसा नजर आ रहा है। रेक्टेंगल वाली, ये रेक्टेंगल तो नहीं है, यानी ये देखें ये आपके पास वैल्यू 0.5 है क्योंकि n0/2 है, n0 1 लिया, हाफ आ रही है, लेकिन देखें ये शार्प एजेस पर 0 नहीं हो रहा बल्कि स्लो हो गया। ठीक है, और अगर आप इसकी वैल्यू और कम कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप कर दें -30 टू लेट्स सपोज 10 का गैप दे दें यहां पर, तो फिर आपको ट्रायंगल टाइप बनेगी। ट्रायंगल आएगी सर। ये देखें, ये आपको इस तरह का। तो इसमें आप देखें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर n0 की वैल्यू 1 है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 1/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, और b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये f एब्सोल्यूट ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2। ऐसे करेंगे तो इसका अंडरस्टूड है कि ये इसका मतलब है कि f ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 2, इसके दरमियान जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू हाफ है, 1/2 है। यानी आपका फंक्शन 1/2 है फॉर बैंडविड्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, और इसी का आप IFFT ले लेंगे और फिर प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें ये ऑटो कोरिलेशन है, ये 0 लैग है, तो 0 लैग पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर आपके पास है, यानी डिले इसमें कोई नहीं है।
ये सिग्नल की मैक्सिमम पावर है, इसको वेरियस भी कहते हैं। और जैसे जैसे आपका टाइम डिले बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। अगर आप राइट हैंड साइड देखें या लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपको ये क्या लग रहा है, सिमेट्रिक। इस टास्क में किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। सर जब हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकाल लेंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा कि वो -4 से लेके 4 के दरमियान वो plot ये करेगा? एक्सेस मैंने खुद सेट किए हैं, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ, वो तो आप फिगर को देख के एक्सेस सेट करेंगे ना। अब बेशक आप इसको -10 से 10 तक प्लॉट कर ले, हत्ता कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने क्या लिखी है -30 से 30, लेकिन यहाँ पर मैंने शो नहीं की क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि -30 भी जीरो ही रहेगा, उसमें कोई वैल्यू तो नहीं आ जाएगी ना। अब देखें ना, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी जीरो हो गई -4 टाउ की वैल्यू पर, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी खैर इसमें तो डिफाइंड था कि -2 से +2 तक हाफ रहेगी वैल्यू, और बियॉन्ड दैट यू हैव जीरो वैल्यू। इसमें तो अंडरस्टूड सी बात है, और इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि भाई जीरो हो चुका है तो फिर आगे जीरो ही रहेगा। तो ये क्लियर विजन के लिए फिर मैंने यहां पर कर बता दिया आपको। इसको इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अब IFFT कैसे लेना होता है? IFFT लेने के लिए ये जो आपने डिफाइन किया है SFX, ठीक है, ये आप इसी तरह ही डिफाइन कर सकते हैं कि इसी तरह लिखें। एब्सोल्यूट के लिए मैटलैब में होता है ABS, और ABS लिखें, और ABS अब आपने क्योंकि F पहले डिफाइन कर लिया होगा तो इस तरह करके एब्सोल्यूट ऑफ F लिख दें। और बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि इसको लिखने के बाद आप लिख दें लेस देन इक्वल टू जो भी B की वैल्यू है वो एज इट इज लिख दें या 2 लिख दें, आपकी मर्जी है। सही है। जब हम ये करेंगे तो F की वैल्यू क्योंकि डिफाइन है -30 से 30, लेकिन ये जो रेंज आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है ना, ये -2 से +2 तक वैल्यूज को 1 कर देगा और बाकी हर जगह 0 कर देगा। और इस पूरे फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, कोई बताएगा? हेलो, किधर गए? जी सर इधर ही। मैं उनकी राह देखता हूं रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए, तो बताएगा? क्या बात है सर जी, क्या कहने। ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, बताएं शाबाश। इसको n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? n/2 से, क्योंकि हम चाहते हैं ये एम्पलीट्यूड हो जब आपकी फ्रीक्वेंसी -2 से 2 तक हो। तो n0 की वैल्यू 1 है तो 1/2, तो इसको n0/2 या 1/2 से डायरेक्टली आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। और फिर जब इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो आपके पास अब ये जो आपने फंक्शन बनाया इसको आप कह दें कि ये आपका SX ऑफ F है। ठीक है, या S_XF लिख दें, इस तरह करके वेरिएबल बना दें जैसे आपने दिल करना है। और फिर उसके बाद इसका आपने IFFT लेना है। तो IFFT की कमांड आपको वैसे ही पता है। उसके बाद लेने के बाद आपने FFT शिफ्ट उस पर अप्लाई करना है। IFFT शिफ्ट लेंगे और IFFT शिफ्ट लेने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, और क्योंकि आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद आपने FFT शिफ्ट अप्लाई कर देना जिस तरह नॉर्मली हम स्पेक्ट्रम में करते होते हैं। तो FFT शिफ्ट आप अप्लाई कर दें, यहां पर लिख देता हूं FFT शिफ्ट। ये FFT शिफ्ट आ गया किसका? आपने एब्सोल्यूट और IFFT शिफ्ट ऑफ दिस फंक्शन जो कि SXF लिखा हुआ था इसका आप लेके प्लॉट कर देंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप IFFT शिफ्ट क्या करता है? नहीं, IFFT शिफ्ट नहीं है, ये FFT शिफ्ट है। ये सिंपल IFFT है। IFFT ये लेना है आपने S_FX इसका। ठीक है, ये X इसको ऐसे लिख दे SX_F। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो मैंने पहले बताया वो आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन देता है। उसको क्योंकि प्लॉट करना है, सिमेट्रिक प्लॉट करने के लिए आप उसको FFT शिफ्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अब ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपको यहां पर देखें, एक आपको क्या गिवन है, आपको देखें ये रैंडम प्रोसेस गिवन है x ऑफ t सिंक 10t इंटू cos 2π15t, ये आपका x ऑफ t हो गया। और ये आपके पास बेसिकली एक सिस्टम है, इसका जो इनपुट है वो x ऑफ t है, रैंडम प्रोसेस। और इस सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो आपके पास h ऑफ t है।
ये एच ऑफ टी आपके पास यहां पर विद, और इस एक्स ऑफ टी का जो पावर स्पेक्ट्रम उसने बताया हुआ है वो आपके पास है जी एस एक्स एफ। हमने क्या करना है, प्लॉट द पावर स्पेक्ट्रम, हमने इस इनपुट रैंडम प्रोसेस का भी पावर स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है, हमने इस इंपल्स रिस्पॉन्स का भी पावर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल डेंसिटी पर प्लॉट करनी है, और हमने जो आउटपुट है आपके पास y ऑफ t, इसका भी पावर स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है। तो पावर स्पेक्ट्रम प्लॉट आउटपुट का करने के लिए या इस इंपल्स रिस्पॉन्स का करने के लिए सबसे पहले आपने वो पीएसडी निकालनी है। तो पीएसडी कैसे निकालेंगे, ये आपके पास टाइम डोमेन में है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है मुझे? यहां पर एक चीज गिवन है हमें, वो ये कि ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स है ना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, क्योंकि ये काजल है, देखें ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये हमें गिवन है। यानी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एच ऑफ एफ, ये हमें पता है। तो मैंने पहले बताया था कि जब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का पता होता है, सिंपली इसी एच एफ का क्या ले लेंगे, इसी का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा एस एच ऑफ एफ, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दे देगा हमें इंपल्स रिस्पॉन्स की। जी बताएंगे इसमें क्या करेंगे आप, इसकी कैसे लेंगे भाई पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी? शाबाश, एक्स ऑफ टी रैंडम प्रोसेस है, इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे लेंगे? कोई बताए जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया। जिन कुछ लोगों ने खामोशी इख्तियार की हुई है जब से लैब चल रही है, वो कैलुला कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, अब वो अपने माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि एक्स ऑफ टी रैंडम प्रोसेस की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे कंप्यूट करनी है। फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ऑटो कोरिलेशन पहले फाइंड करेंगे इसकी, और फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका एक है। या दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो क्या था कि एक्स ऑफ टी जो है इसी का पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, एक्स ऑफ एफ, और इसी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस। ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऑटो कोरिलेशन ले लें, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, सेम आंसर आएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पीएसडी आपके पास है ये इनपुट की है, ये जो पीएसडी हमने निकाली ये इंपल्स रिस्पॉन्स की है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएसडी आ जाएगी आउटपुट की, यानी एस वाई ऑफ एफ आपके पास आ जाएगा। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट एंड इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर देखें, इसमें बी को वेरी करना है। तो जैसे जैसे बी की वैल्यू मैंने 5 पुट की, फिर आपने उसके साथ प्लॉट करना है, और फिर 10 पुट की, और फिर 20 पुट की। इसको लूप में भी आप रख के प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पावर स्पेक्ट्रम आपके पास इनपुट का आ रहा है, ठीक है, और ये पावर स्पेक्ट्रम आपके पास फिल्टर का आ रहा है, क्योंकि फिल्टर के अंदर डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो इसका इफेक्ट यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली फिल्टर ही है, लो पास फिल्टर आपको लग रहा है। लो पास फिल्टर जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं 0 के करीब उनको पास कर रहा है, वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती हैं आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, ये b इक्वल टू 5 है, तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी टाइप आपको बता रहा है लो पास फिल्टर की। तो देखें जो 5 वैल्यू होती है तो 5 से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को उसने सप्रेस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये देखें यहां पर 20 है b की वैल्यू, क्योंकि यहां पर नंबर वो ऐड हो रहा था। ये j ओमेगा प्लस b होता है नॉर्मली लो पास फिल्टर का जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है। तो जब 20 है तो 20 फ्रीक्वेंसी तक वो वैल्यूज को पास कर रहा है, ऑल दो इनकी उस तरह आइडियल नहीं है कि 20 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू जब b की वैल्यू 5 थी, ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो कर्व है ये वाइडर होती जा रही है जैसे जैसे b की बड़ी वैल्यू होती है, और जैसे b की छोटी वैल्यू है ये श्रिंक होती जा रही है, ठीक है जी। तो ये इफेक्ट आपने बताना है और इस तरह लेजेंड यूज करना है। तो लेजेंड को यूज करने के लिए आप तो लूप लगा लें 3 का, और b का एक वेक्टर बना सकते हैं इस तरह करके कि उसमें 5 डाल दें, कॉमा
10 डाल दें, कॉमा 20 डाल दें, ठीक है, या स्पेस के साथ इसको सेपरेट कर लें। लूप पहले इस b की वैल्यू 5 को उठाएगा, इस फंक्शन में पुट करेगा, ये जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है, फिर उसको प्लॉट करेगा अगेंस्ट f, ये f आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और होल्ड ऑन की कमांड फिर आपने यूज करनी है, होल्ड ऑन। तो होल्ड ऑन क्या करता है? होल्ड ऑन करता है पिछले ग्राफ को होल्ड रखेगा और फिर b की अगली वैल्यू पिक करेगा और उसी के ऊपर दूसरा प्लॉट आएगा, फिर तीसरा प्लॉट आएगा, फिर इन दोनों स्पेक्ट्रम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समहाउ आपके पास इस तरह का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है जी। पहले SYF निकालेंगे और फिर उसके बाद इसको भी प्लॉट कर देंगे जी। इसमें कोई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी, कुछ पूछना है तो बता दें। लेकिन ये आपको ग्राफ नजर आ गया साइन का। अब मैं करता हूं होल्ड ऑन और अब हम बनाते हैं y इज इक्वल टू cos 2 into पाई मल्टीप्लाई बाय सिंपल t कर देते हैं। इसमें भी फ्रीक्वेंसी 1 रखी है हमने, और फिर मैं करता हूं प्लॉट t, y। अब आपने इसको जो ही रन किया, इस तरह होल्ड ऑन कमांड करती है काम। समझ आ गया? कोई नहीं? यस सर, थैंक यू जी। तो ये लूप के अंदर लगेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी सम सॉर्ट उसी तरह का है। यहां पर आपके पास पावर स्पेक्ट्रम है एक वाइट रैंडम प्रोसेस का। वाइट रैंडम प्रोसेस का मतलब है कि तमाम फ्रीक्वेंसीज पर इक्वल इफेक्ट है पावर का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है आपकी। ये देखें, ये पावर स्पेक्ट्रल है डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट रैंडम प्रोसेस। तो ये हमारे पास क्या है? इनपुट रैंडम प्रोसेस। हमारे पास एक वाइट नॉइज है, Sx ऑफ f इज इक्वल टू 1 है, यानी हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तमाम फ्रीक्वेंसीज पर आपकी पावर 1 है। ये देखें फ्लैट है, इसको फ्लैट नॉइज भी कहते हैं और इसको वाइट नॉइज भी कहते हैं। कि सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट इज सेम, ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी इक्वली इफेक्ट हो रही है। ये नहीं है कि कुछ फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा पावर है, कुछ में कम है। अच्छा, और फिर इसमें आप क्या कर रहे हो? ये रैंडम प्रोसेस की आपको x ऑफ n की पावर स्पेक्ट्रम बता दिया, और इसमें इंपल्स रिस्पांस h ऑफ n आपके पास ये है, ठीक है। ये भी उसी तरह का है लेकिन सिंपल डिस्क्रीट टाइम के अंदर है। वो किस में था? वो कंटिन्यूस टाइम के अंदर। तो यहां पर आपके पास x ऑफ n है रैंडम प्रोसेस, x ऑफ n, इंपल्स रिस्पांस h ऑफ n है, और इसमें आउटपुट y ऑफ n है। तो ये भी उसी तरह आपने करना है, देखें। और ये जो इंपल्स रिस्पांस गिवन था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके स्क्वायर ले लें तो आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी इंपल्स रिस्पांस की, या इसकी ऑटो कोरिलेशन कंप्यूट करके। अब देखें ये n इस तरह है, तो नॉर्मली जो डिस्क्रीट टाइम होता है तो पावर ऑटो कोरिलेशन के लिए आप समेशन यूज करते हो, और अगर कंटिन्यूस टाइम में हो तो उसमें इंटेग्रल यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए फिर मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर उससे कर लिया। अब ये आपके पास आ गई पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, किसकी आ गई? आपकी आ गई उसकी इंपल्स रिस्पांस की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस आउटपुट की ऑटो कोरिलेशन लेनी है, यानी इस आउटपुट का आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो आपके पास ये ऑटो कोरिलेशन आ जाएगी। तो यहां पर देखें 0 पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है विच इज 1, और जैसे जैसे आपका लैग बढ़ रहा है, ये 0 लैग है, इस पर मैक्सिमम वैल्यू है, और आपका वैल्यू ऑटो कोरिलेशन की कम होती जा रही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है, ठीक है। और देखें ये सिमेट्रिक है, तो यहां से भी आपको पता चल गया, जितने के सामने देखे हैं तो आपके पास सिमेट्रिक आ रहा है ऑटो कोरिलेशन का ग्राफ जी। अब मुझे बताएं कि कुछ आपको समझ आ गई कि क्या करना है चारों टास्कों में, कि नहीं कुछ पल्ले पड़ा? एनी क्वेश्चन? भाई मैंने आपको ब्रीफली सारा बता भी दिया, बल्कि लैब का लेक्चर तो कहते हैं जी 10-15-20 मिनट का होना चाहिए मैक्सिमम, फिर बच्चे टास्क करेंगे। तो भाई आपको मैंने कोशिश की है कि सारे जो इसमें कंसेप्ट थे वो थोड़े बहुत बता दिए, टास्क समझा दिए, करने क्या है, कैसे करने हैं, क्या उसमें करना है, सारे स्टेप्स बता दिए। और कोई इशू है तो प्लीज आस्क, ठीक है। फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं और फिर आप टास्क स्टार्ट कर दे, और ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है।